बाबू, अभी हमारा ब्याह नहीं करो। मालती के मुंह से निकला वाक्य अभी पूरा हो नहीं पाया था कि गाल पर बाबू की 5 उंगलियां छप गईं। उसकी कराह निकल गई, लेकिन वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। बाबू मालती और उसकी अम्मा को धारा प्रवाह कोस रहे थे। छिनाल जौन करम अपने कैली तौने बिटिया के सिखावत हुई। हरामी और दाई आज ही तोहके बचा लियो, अब तक दोहन के काट के आंगन में गाड़ देव। बाबू के मुंह से गंदी गंदी गालियां सुनकर मालती की जीभ तालू से चिपक गई। लगा कि अब कभी मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलेगा। बाबू जब नाराज होते थे भोजपुरी में बोलने लगते थे, जैसे गुस्सा निकालने के लिए भोजपुरी में ज़्यादा शब्द हों। बाबू के कड़क मिजाज का नमूना आए दिन ही उसे मिलता रहता था। खाने में नमक ज़्यादा होने पर बाबू थाली फेंक देते। कुर्ते में 1-2 सलवटें पड़ी दिख जाएं तो दोनों हाथ से मसल कर ज़मीन पर फेंक देते थे। लेकिन आज तो हद हो गई। वह ज़्यादा परेशान इस बात से थी कि बाबू ने अम्मा को छिनाल कहकर माँ की गंदी गाली दी। तब उसकी आंखों से घृणा टपक रही थी। खैर, उसने कभी बाबू को अम्मा पर प्रेम से लहालोट होते नहीं देखा था, लेकिन छिनाल भी पहली बार सुना। गाय समान अम्मा, जिनको बाबू के सिवाय किसी गैर मर्द से बात करते नहीं देखा, उस पर लांछन। बाबू के इस रूप को वह पहली बार देख रही थी। बाबू अम्मा के लिए जहर उगलते जा रहे थे और अम्मा उनके पैर पर गिरकर क्षमा मांगती जा रही थी। मालती को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि बाबू के अंदर सोया ज्वालामुखी फूट पड़ा। वह तो 12वीं की परीक्षा देना चाहती थी, इसीलिए बाबू से अभी शादी न करने की गुहार कर रही थी। अम्मा पहले से ही राजी थीं, लेकिन बाबू के कहने की उनकी हिम्मत नहीं थी। मालती बचपन से देखते आई है कि अम्मा केवल घर के काम में लगी रहती हैं। बाहर से उसे कोई मतलब नहीं रहता। रेलवे में टीटी की नौकरी करने वाले बाबू यानी लालता प्रसाद मिश्र की इजाज़त के बिना इस घर में पत्ता तक नहीं हिलता है। बाबू ट्रेन लेकर दूर जाएं या दिन भर ड्यूटी बजाकर लौट आएं, 3 कमरों के रेलवे क्वार्टर में दरवाजे के अंदर ही अम्मा की पूरी दुनिया सिमटी रहती। सोच में डूबी मालती की तंद्रा अम्मा के स्पर्श से टूटी। अम्मा उसके गाल सहलाती जा रही थीं। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वह बोल नहीं पा रही थी, लेकिन मालती उनकी बेबसी को समझ रही थी। बाबू घर से जा चुके थे। दोनों माँ बेटी बहुत देर तक एक दूसरे से चिपट कर रोती रहीं। रोते रोते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। अम्मा उठो, चाय चढ़ा दो, बाबू के आने का टाइम हो रहा है। अम्मा हड़बड़ाकर उठी और रसोई में चली गईं। बर्तन की खटर पटर से लगा कि अम्मा ने चाय चढ़ा दी। मालती भी उठी और मुंह धोने चली गई। बाहर के दरवाजे की सांकल बजी। मालती भागी और दरवाज़ा खोलकर किनारे खड़ी हो गई। बाबू चुपचाप दरवाजे के अंदर आ गए। उनके हाथ में पॉलीथीन में कुछ था। पकड़ाते हुए बोले, ई समोसा मिठाई अम्मा के दई दे, चाय के तैयार हो, लड़का वालन देखे आवत हैं, कौनो हरामपंती नाही चली। मालती ने डरते हुए पैकेट पकड़ा। सामान्य दिन होता तो अब तक वह पैकेट खोलकर वहीं गरम गरम समोसे खाने लगती, लेकिन आज उसे समोसे की महक भी अच्छी नहीं लग रही थी। भारी कदमों से वह अंदर रसोई में गई और अम्मा के पास जाकर खड़ी हो गई। अम्मा उसके मनोभाव समझ रही थीं, लेकिन वह भी मशीन की तरह बाबू के आदेशों का पालन करने को मजबूर थीं। अम्मा उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गईं और अपना बॉक्स खोल दिया। जो मन करे साड़ी निकाल ले बिटिया, अम्मा ये कहकर खड़ी हो गईं। कोई और दिन होता तो मालती पगला जाती। उसे अम्मा की लाल पीली साड़ियाँ बहुत पसंद थीं। जब कहीं शादी ब्याह में जाने के लिए अम्मा तैयार होती तो मालती उनको एकटक देखते रहती और पूछती, अम्मा, भगवान ने आपको बहुत सुंदर बनाया है, मुझे क्यों नहीं ऐसा बनाया। अम्मा हंसकर कहती, धत पगली, तू ज़्यादा सुंदर है। जब तक छोटी थी इस जवाब से मालती खुश हो जाती, लेकिन जैसे जैसे समझ आती गई उसे लगने लगा कि अम्मा उसे बहलाने के लिए ऐसा कहती हैं। वह बाल काटते समय शीशे में अपना चेहरा देखती तो उसे अम्मा से जलन होने लगती। कहाँ दूध सी सफ़ेद अम्मा, कहाँ तांबई रंग की वह। बाबू का रंग उसने पाया है,
बाबू की तरह बाल भी घुंघराले हैं। अम्मा के गज्जिन सीधे बाल आज भी कमर से नीचे तक लहराते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो लपेट कर जूड़ा बनाए रहती हैं। चल जल्दी से साड़ी पसंद कर बिटिया। अम्मा की आवाज़ से वह वर्तमान में लौट आई। जो चाहो पहना दो अम्मा, मालती सीधी सपाट आवाज़ में बोली। पीछे से बाबू की कड़क आवाज़ गूंजी, माई बिटिया गलचौर बाद में करियो, हाल ही करा वो लोग आवत हुई हैं। आवाज़ सुनते ही जैसे अम्मा के 4 हाथ हो गए। फटाफट मालती को साड़ी पहनाकर वह रसोई में चली गई। मालती अपने बाल बनाने लगी। दिल में हुक उठी कि अगर लड़के ने पसंद कर लिया तो पढ़ाई छूट जाएगी। बेमन से उसने माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई और बाल पीछे कर बैक पिन लगा ली। आज नेचुरल लिपस्टिक लगाने का मन भी नहीं कर रहा था। तभी उसकी नज़र अम्मा के बक्से पर पड़ी। अभी ताला खुला था। टाइम पास करने के लिए वह अम्मा की साड़ियाँ देखने लगी। सबसे ऊपर रखी थी सुर्ख लाल रंग की जरी बॉर्डर वाली साड़ी। यह उसने अम्मा के लिए पसंद की थी। माँ ने होली पे पहनी तो उसकी नज़र नहीं हट रही थी। भूरी साड़ी चमेली बुआ लाई थी। मालती को एकदम पसंद नहीं आई थी। उसने अम्मा से कहा था, किसी को दे देना, बहुत बेकार साड़ी है, लग रहा है किसी बर्तन धोने वाली की साड़ी है। अम्मा ने उसके मुंह पर हाथ धरते हुए कहा था, चुप रहो, बाबू ना सुन लें, नहीं तो बुरा मानेंगे। उसकी बहन ने दी है, जैसी है पहन लूँगी। अम्मा का संतोषी स्वभाव यहाँ भी सामने था। पीली बैगनी फिरोजी साड़ी कितनी सुंदर है। अम्मा के शरीर पर इन धनुष के चटक रंग कितने अच्छे लगते हैं। तभी धानी रंग की साड़ी पर उसकी नज़र गई। यह साड़ी तो अम्मा को पहने कभी नहीं देखा। अम्मा तो इस रंग की साड़ी कभी पसंद नहीं करती। होली में साड़ी बेचने वाले भैया आए थे, तब ऐसे ही रंग की कढ़ाईदार साड़ी उसे पसंद आई थी। उसने अम्मा से कितना कहा, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि ये रंग उन्हें पसंद नहीं है। उसने धानी साड़ी उठाई और रसोई की तरफ दौड़ पड़ी। अम्मा ने देखा तो बोल पड़ी, अरे संभाल के अम्मा, ये साड़ी तो तुम्हारी नहीं है। मालती ने सवाल उछाला। अम्मा के चेहरे पर कई तरह के रंग उभरे, लगा चोरी पकड़ ली गई हो। अम्मा हकलाते हुए बोली, मेरी साड़ी है लेकिन पहनती नहीं। मालती की जैसे बाँछें खिल गईं। वह बोल पड़ी, अम्मा मुझे दे दो, अनारकली कुर्ता बनवा लूँगी। अम्मा ने बिना कुछ कहे उसके हाथ से साड़ी लगभग छीन ली। अम्मा के इस व्यवहार से वह हतप्रभ थी। अम्मा तो कभी ऐसे नहीं करती। वह कुछ बोलती, इससे पहले कानों में डोरबेल की आवाज़ सुनाई पड़ी। रोज़ की तरह बाबू ने उसे दरवाज़ा खोलने के लिए आवाज़ नहीं दी, खुद ही चल पड़े। लड़के वाले आ गए थे। मालती को ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था। मन में आया कि जैसे हिंदी सिनेमा की पुरानी हीरोइनें आंखें भेंगी कर लड़के वालों के सामने जाती थीं और रिजेक्ट कर दी जाती थीं, वैसा ही कुछ करे या बाबू की आंख बचाकर लड़के से इनकार कराने को कह दे। एक बात और मन में उमड़ घुमड़ रही थी कि हो सकता है लड़का उसका रंग देखकर रिजेक्ट कर दे। सोच विचार के तार बाबू की आवाज़ से टूट गए। मालती की अम्मा, आओ भाई, भाभी जी इंतज़ार कर रही हैं। बाबू की आवाज़ बड़ी मुलायम लग रही थी। इससे पहले तो कभी अम्मा को इतने प्यार से बुलाते नहीं सुना। बाबू के बनावटीपन पर उसे कोफ्त हुई। अगले पल उसे अच्छा भी लगा कि कृत्रिम ही सही अम्मा को प्यार के बोल सुनने को तो मिले। बाहर के कमरे से बातचीत की आवाज़ उसके कानों में पड़ने लगी। हमारी बिटिया घर के कामकाज में माहिर है, खाना इतना अच्छा बनाती है कि जो एक बार खा ले तो कभी ना भूले। पेंटिंग बनाने का शौक़, सुरीली आवाज़। कोई और दिन होता तो वह फूल कर कुप्पा हो जाती, लेकिन आज उसे अपनी तारीफ चुभ रही थी। तभी अम्मा आ गईं। पहले तो उसे देखती रहीं, फिर बोली, चल बिटिया। मालती यंत्रवत चल पड़ी। मालती हाथ में नाश्ते की ट्रे संभाले कमरे में लगभग कांपते हुए पहुंची। 1 मिनट के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। आओ बेटी, अम्मा की आवाज़ से उसे सहारा मिला। ट्रे मेज़ पर रखने के लिए झुकी और सीधी होने लगी तो सामने घूरती 2 आँखों से आंखें टकरा गईं। पेट के अंदर अजीब सा बबूला घूम गया। फिर अम्मा की आवाज़ का सहारा मिला, बेटी बैठ जाओ। अचकचाकर वह बैठ गई। हाथ अपने आप नमस्ते की मुद्रा में जुड़ गए। मुंह से दबी सी आवाज़ निकली,
कान तक बस नमस्ते पहुंचा। वह चुपचाप बैठी रही। बाबू की आवाज़ ने चुप्पी तोड़ी। बेटी, सबको नाश्ता परोसो। वह यंत्रवत उठी और नाश्ते की प्लेट लगाने लगी। प्लेटें पकड़ाने के दौरान एक नज़र वह सामने वाले के चेहरे पर डाल रही थी और अनुमान लगा रही थी कि उसका लड़के से क्या रिश्ता होगा। प्लेटें देने के साथ ही वह समझ चुकी थी कि लड़का अपने माँ बाप और बड़ी बहन के साथ उसे देखने आया है। फिर उससे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। वह नपातुला जवाब देती और फिर चुप हो जाती। अम्मा के कहने पर वह किचन में गई, चाय का पानी चढ़ा दिया। पानी में उठते बुलबुले देखकर फिर उसके मन में हलचल होने लगी और पेट तक हौल उठने लगा। मन हुआ कि उल्टे पैर दौड़ जाए और कह दे, मुझे अभी नहीं करनी है शादी। क्या कहा मालती? यह आवाज़ उसे अजनबी सी लगी। पीछे मुड़ी तो लड़के की बहन खड़ी थी। उसके चेहरे पर नाराज़गी साफ झलक रही थी। क्या तुम्हें मेरा भाई पसंद नहीं आया? वह अचकचा गई। नहीं तो दीदी, वो ये बात नहीं है। तो क्या बात है? बहन बोली। मालती ने हिम्मत जुटाई और बोलने लगी, दीदी, मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए शादी नहीं करना चाहती। अपने पिताजी से ये बात बता दी होती तो हमारा टाइम नहीं खराब होता। दीदी ने नाराज़गी जताई। मैंने कहा था, लेकिन वह तैयार नहीं हुए। प्लीज़ आप लोग मुझे नापसंद कर दीजिए। दीदी सन्न रह गईं। हम मना कर देंगे तो कल कोई और लड़के वाले आएंगे। कब तक सबसे चिरौरी करोगी? देखेंगे दीदी, कोई हल निकालेंगे। मालती थोड़ा आश्वस्त हो गई। अच्छा, घर जाकर सबसे बात कर बताऊंगी। बाथरूम कहाँ है? मालती बाथरूम की ओर चल पड़ी। पीछे पीछे लड़के की बहन थी। लड़के वालों के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। बाबू चैन की नींद सो रहे थे कि लड़के वालों के सामने कोई बखेड़ा नहीं हुआ था। अम्मा ऊपरी तौर पर सुकून में दिख रही थी। मालती का हाल भी वैसा ही था। मन में विचारों के बवंडर उठ रहे थे। अगले दिन सुबह 8 बजे बाबू चले गए। उन्हें इंटरसिटी ट्रेन के साथ गोरखपुर जाना था। जाते जाते अम्मा को सहज गए कि हो सकता है लड़के वालों का घर से फ़ोन आए, कायदे से बात करना। अम्मा बस जी बोल पाईं। बाबू चले गए। अम्मा कल पहनी हुई साड़ी को तय लगाकर बक्से में रख रही थीं। उस साड़ी के नीचे मालती को धानी साड़ी की झलक नज़र आई। कल की पूरी घटना उसकी आंखों के सामने कौंध गई। अम्मा किस तरह ये साड़ी उसके हाथ से झटकी थी और आज छिपाकर उसे रख रही हैं। मालती झटके से उठ खड़ी हुई और बक्से से धानी साड़ी खींच निकाली। अम्मा को इसकी उम्मीद नहीं थी। वह बेबस हिरनी की तरह मालती को निहार रही थी। कहा था ना, कुर्ता बनवाने के लिए ये साड़ी नहीं मिलेगी। अम्मा एक सांस में बोल गईं। अब तो मालती को भरोसा हो गया कि ज़रूर इस साड़ी में अम्मा की दुखती रग छिपी है। वह अम्मा की छाती से चिपट गई, मानो छाती में दफन राज को निकाल कर ही दम लेगी। अम्मा की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। मालती असमंजस में थी। अम्मा को चुप कराए या आंसुओं के रास्ते दर्द बह जाने दे। उसे अम्मा पर दया आ गई। बताओ ना अम्मा, क्या बात है? मालती मचल उठी। तभी फ़ोन की घंटी बजने लगी। दोनों एक दूसरे की ओर देख रही थीं। कौन उठाए फ़ोन? तभी अम्मा को बाबू की ताकीद याद आई और भरे मन से फ़ोन उठाने चल दी। तो बोलने के पहले कुछ सेकंड में अम्मा ने खुद को संयत किया। जी नमस्ते। क्यों, क्या बात है? कमी क्या है? आगे की आवाज़ अम्मा के गले में फंस गई। फ़ोन रखते ही अम्मा के चेहरे का रंग बदलने लगा। उदास चेहरे पर मुस्कान घुलने लगी। लंबी सांस छोड़ते हुए अम्मा बोलीं, चल कुछ दिन के लिए चिंता छोड़कर पढ़ाई कर। क्या मतलब अम्मा? मालती हुलस पड़ी। लड़के वालों ने तुम्हें नापसंद कर दिया। शायद पहली बार किसी लड़की की माँ लड़के वालों का इनकार सुनकर खुश हुई। दोनों माँ बेटी फिर गले लग गईं। कुछ मिनट बाद फिर मालती ने कुरेदा, अम्मा, धानी साड़ी की क्या कहानी है? अम्मा उसे टालते हुए किचन में चल दी। लेकिन मालती ने भी तय कर लिया था कि आज अम्मा के दिल में छिपे राज को खोल कर रहेगी। उसने अनुमान लगाया, ज़रूर अम्मा को किसी चाहने वाले ने गिफ्ट की होगी, इसलिए इतना संभाल रखी है। फिर पहनती क्यों नहीं? विचार उसे और उलझाते जा रहे थे। अम्मा, मेरी कसम बता दो,
अब मालती इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उतर आई। अम्मा भी समझ गईं कि अब ये बिना पूरी बात सुने शांत नहीं होगी। उन्होंने लंबी सांस खींचकर आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद अम्मा बोलने लगीं। मालती को लगा कि अम्मा की आवाज़ कहीं दूर से आ रही है। 18 वर्ष पहले मैं भी इसी मोड़ पर खड़ी थी। पिताजी ने मेरी शादी तुम्हारे बाबू से तय कर दी थी। किसी ने लड़का नहीं देखा था, बस ये सुनकर सब तैयार हो गए कि लड़का रेलवे में है। मैं 8वीं में पढ़ती थी और खूब पढ़ना चाहती थी, लेकिन गांव में 8वीं तक का ही स्कूल था। 6 कोस दूर बड़ा स्कूल था। मेरे पिताजी मुझे वहाँ पढ़ने भेजना नहीं चाहते थे। उन्हें डर था कि उनकी इज्जत पर दाग लग जाएगा। वह मुझे ब्याह कर जिम्मेदारी पूरी कर लेना चाहते थे। उनके आगे किसी की नहीं चली और मेरी शादी हो गई। मालती ने टोका, शादी हो गई तो फिर कैसे मेरी जैसी स्थिति हो गई? अम्मा बोलने लगी, शादी हो गई लेकिन गौना नहीं हुआ था। मैं मायके में ही थी। शादी में भी मैंने तुम्हारे बाबू का चेहरा नहीं देखा था, बस आवाज़ सुनी थी। शादी के 20 दिन बाद तक मेहमान रुके थे। जाने के बाद घर में सब कुछ पहले जैसा हो गया था, लेकिन मेरा जैसे कुछ खो गया था। 8वीं का रिजल्ट आने वाला था। उसके बाद विद्यालय में गर्मी की छुट्टी और मेरा विद्यालय से नाता टूटने वाला था। मैं सोचकर डर जाती कि फिर क्या करूँगी। आखिर वह दिन आ ही गया। मास्टर जी हमारे घर आए। उन्होंने पिताजी को बधाई दी कि आपकी बिटिया परीक्षा में अव्वल आई है। उन्होंने पिताजी से कहा कि मेरा दाखिला बड़े स्कूल में आराम से हो जाएगा। पिताजी ने साफ इनकार कर दिया। मास्टर जी ने भी हार नहीं मानी और एक प्रस्ताव रखा कि मेरा बड़े स्कूल में नाम लिखवा दिया जाए, भले ही क्लास करने भेजा नहीं जाए। उन्होंने आश्वस्त किया कि घर में ही ट्यूशन लगवा देंगे और प्राइवेट स्कूल की परीक्षा दिलाने की व्यवस्था कर देंगे। इस पर पिताजी मान गए। वाह माँ, तब तो तुम खुश हो गई होगी? मालती ने खुश होकर पूछा। हाँ रे, मेरी दुनिया फिर से रोशन हो गई। नई किताबें आईं, मैं मन लगाकर पढ़ने लगी। मास्टर जी ने ट्यूटर विनय मिश्रा जी को भेजा, जो मुझे अंग्रेजी पढ़ाते थे। उनका पढ़ाया मुझे समझ में आता था। वह बहुत गंभीर रहते थे। कुछ महीने बाद मैं उनसे और विषय भी पढ़ने लगी। वह पूरे धैर्य से पढ़ाते। पढ़ाई की बातों के सिवाय उनके पास कोई बात नहीं होती। साल भर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अब रोज़ मैं उनके आने का इंतज़ार करती। जिस दिन वे नहीं आते मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। अब मैं उनसे पढ़ाई के अलावा और बातें भी करने लगी। वह पूरी गंभीरता से सुनते और जवाब देते। उधर ससुराल से बार बार गौना कराने का संदेशा आ रहा था। पिताजी ने आखिर अल्टीमेटम दे दिया कि अब गौना होगा। मैंने कहा कि 10वीं की परीक्षा के बाद गौना कर दीजिएगा, तो उनका जवाब था, परीक्षा के समय विदाई करा लाएंगे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अपने दिल की बात किससे कहूँ। यह भी समझ नहीं आ रहा था कि दिल क्या चाहता है। अम्मा, क्या तुम्हें अपने ट्यूटर से प्यार हो गया था? मालती ने हिचकते हुए टोका। नहीं बेटी, मैं शादीशुदा होकर प्यार कैसे कर सकती थी? सच कहूँ तो ऐसा विचार दिल में सीधे कभी नहीं उठा। यह हो सकता है कि रोज़ रोज़ कुछ समय साथ बिताने से दिल में कोमल भावनाएं अंकुरित होने लगी हों, पर प्यार नहीं, यह पाप मेरे मन में नहीं आया था। तभी तो गौने का विरोध नहीं किया। पिताजी ने तय किया कि बोर्ड परीक्षा के 2 महीने पहले मुझे मायके विदा करा के लाएंगे। अम्मा, तुम पहली बार ससुराल गईं तो कैसा लगा, बताओ ना। क्या धानी साड़ी तुम्हें गौने में मिली थी? एक के बाद एक दनादन सवाल दागने वाली मालती। वह जल्दी से जल्दी इस साड़ी में छिपी कहानी को जान लेना चाहती थी। उसे यह भी महसूस हो रहा था कि अम्मा अपनी प्रेम कहानी उससे छिपा रही हैं। उधर अम्मा अपने ससुराल के घर की यादों में डूबने उतरने लगी थी। वहाँ पहुँचने पर सभी ने सिर आँखों पर बैठाया, लेकिन कमरे की दीवारें, आंगन का विस्तार, छत की विशालता सब पराई लग रही थी। मन में भय था। जीवन में अब तक केवल एक पुरुष विनय जी से बात करने और समझने का अनुभव था। जब पहली बार तुम्हारे बाबूजी को देखा तो अनायास ही मन उनकी तुलना विनय जी से करने लगा। विनय 20 ही लगे। कहाँ विनय गोरे चिट्टे और कहाँ तुम्हारे बाबू सांवले।
विनय जी का कद लंबा था और तुम्हारे बाबू मंझोले कद के थे। तब तक मेरी उम्र पकी नहीं थी, इसलिए ऐसे रंग रूप का पति पाकर मन खुश नहीं था। शादी के मंडप में मेरी चाची ने दबी जुबान से व्यंग किया था, भाई साहब ने हमारी बिटिया को किसके गले बांध दिया। तब बुरा लगा, लेकिन अब उनकी बात सही लग रही थी। जब तुम्हारे बाबू ने पहली बार मुझसे अपने कपड़े मांगे तो मैं उनकी आवाज़ सुनकर डर गई थी। कड़क निर्देशात्मक आवाज़, जैसे कोई अपने गुलाम को निर्देश दे रहा हो। कभी विनय जी ने ऊंची आवाज़ में मुझसे बात नहीं की थी। खाने में कमी निकालना और छोटी छोटी बातों पर बेइज्जत करना उनकी रोज़ की आदत थी। नम्रता और स्त्रियों की इज्जत करने में भी विनय बीज साबित हुए। सहम कर रहते हुए मैंने कई महीने काटे। बोर्ड परीक्षा की तारीख घोषित हुई तो जान में जान आई। पिताजी विदाई कराने आए और मैं गुलामी के जीवन से मुक्त होकर चल पड़ी। अपने मायके जाने की खुशी थी ही, ऊपर से विनय जी से मिलने की बेसब्री भी। मायके पहुंचकर उन्हें संदेशा भिजवाया। 3 दिन बाद से वह पढ़ाने आने लगे। वह 2 महीने में पूरा पाठ्यक्रम घोल कर पिला देना चाहते थे। मैं भी पूरे मन से पढ़ाई में ध्यान देने लगी। 2 महीने तक केवल पढ़ाई में ध्यान लगाया। मन चोरी चोरी विनय जी के समीप को अंदर तक समा लेना चाहता था, क्योंकि उनके साथ बिताए पल खुशनुमा एहसास दे जाते। इसका मतलब गलत नहीं समझना। उस दिन के पहले तक विनय जी से मेरे शरीर का एक रुआं भी स्पर्श नहीं हुआ था, बस भावनात्मक संबंध थे वे। अम्मा चुप हो गईं। वह उठी और रसोई की ओर चल पड़ी। मालती भी पीछे पीछे हो ली। मालती का दिमाग उस दिन की कल्पना करने लगा। जरूर अम्मा प्यार में बहकर विनय जी के साथ संबंध या विनय जी ने हदें पार कर दी होंगी। बताओ ना अम्मा, रुक क्यों गई? मालती ने टोका। अम्मा पानी का गिलास मुंह में लगाकर एक ही सांस में पूरा पानी गटक गईं, जैसे मुंह में घुल गई कड़वाहट को पी जाना चाह रही हों। क्या बताऊं? खुशी का दिन था। बोर्ड परीक्षा का परिणाम आया। मैं फर्स्ट डिवीज़न पास हुई। मैंने साबित कर दिया कि पिताजी ने मुझे आगे पढ़ने की अनुमति देकर सही निर्णय लिया था। घर में खुशी का माहौल था। माँ ने खीर पूड़ी बनाई थी। गांव के स्कूल के मास्टर साहब भी आए थे। मैंने उनके पैर छुए। वह आगे और पढ़ने का आशीर्वाद देकर चले गए। कॉलेज में पढ़ने का सपना संजोने लगी। विनय जी आए। उन्हें रिजल्ट पता चल गया था। वह बहुत खुश थे। उनके हाथ में एक पैकेट था। मैं भी उन्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाई और उनके पैर छू लिए। वह अचकचा गए और झुककर मुझे उठाने लगे। न जाने क्या सोचकर उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। शायद यह एक गुरु की खुशी छलक रही थी, पर कुछ ही क्षणों में उन्होंने मुझे अपने से अलग किया और पैकेट मेरी तरफ बढ़ा दिया। तुमने मेरा मान रख लिया, ये छोटा सा उपहार तुम्हारे लिए है। मेरा सिविल सेवा में सिलेक्शन हो गया है। ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ। अब शायद मुलाकात ना हो। आगे पढ़ने का प्रयास करना। हाँ, ग्रेजुएशन में एडमिशन कराना तो पहले दिन ये साड़ी पहन कर जाना। मुझे याद करना और मन लगाकर पढ़ना। मैं चाहता हूँ हर लड़की पढ़े और अपने पैरों पर खड़ी हो। यह कहकर विनय जी चले गए। मैं अपने कमरे में गई और पैकेट खोलने लगी। दिल विनय जी के प्रति श्रद्धा से भर गया। नारी जाति को कितना आगे ले जाना चाहते हैं वो। पैकेट के अंदर से निकली धानी साड़ी पर मेरे हाथ सरक रहे थे और मन में अजीब सी खुशी थी कि अगले पल पीठ पर कसकर धौल पड़ी। मैं मुंह के बल बिस्तर पर गिर गई। कानों में तुम्हारे बाबू की गर्म पिघलते शीशे सी आवाज़ सुनाई पड़ी। छिनार, पढ़ाई के नाम पर यहाँ रंगरलियाँ मना रही है, गैर मर्द से चिपट रही है, उल्टा बेस्या। बताते बताते अम्मा की हिचकियाँ बन गईं। मालती दौड़कर पानी लेने गई। अम्मा को पानी पिलाकर अपनी छाती से चिपटा लिया। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। अम्मा बिना किसी जुर्म के पूरा जीवन सजा पा रही हैं। दिन में कितनी बार वह मरती और जीती हैं। मालती आगे की घटना भी जानना चाहती थी, लेकिन अम्मा को दुख भी नहीं देना चाहती थी। वह रसोई में चली आई और चाय का पानी चढ़ा दिया। चाय बनाकर कमरे में पहुंची, तब तक अम्मा संयत हो चुकी थी। शायद ये उनकी आदत में शुमार हो चुका था। आखिर कब तक और कितना आंसू कोई बहा सकता है। चाय का कप अम्मा की ओर बढ़ाकर वह एकटक उनकी ओर देखने लगी। अम्मा समझ रही थीं कि मालती के अंदर उथल पुथल मची है। वह बोलने लगी,
दिमाग से लेकर जुबान तक जितनी भी गंदगी भरी थी सब तुम्हारे बापू ने मुझ पर फेंक मारी। रात मुँह से मार मार कर जब तक मुझे अधमरा नहीं कर दिया, शांत नहीं हुए। तब घर में केवल माँ थी, वह ठहरी पुराने ख्यालात की। पति परमेश्वर के अधिकार का उपयोग करना उन्हें गलत नहीं लगा। बस हाथ जोड़कर कहती रहीं, जमाई जी छोड़ दीजिए, बच्ची है, समझ जाएगी। उन्होंने माँ को भी नहीं बख्शा, उन पर भी लांछन लगा दिया कि बेटी को रासलीला रचाने की छूट दे रखी है। उन्हें भी खूब भला बुरा कहा और लौट गए। पिताजी के आने के बाद माँ ने उन्हें अपनी आंखों देखी बताई। ऊपर वाले का धन्यवाद कि पिताजी को मुझ पर भरोसा था। वह सब सुनकर चुप रहे। अगले कई दिनों तक उनकी चुप्पी पसरी रही। चोट पर माँ हल्दी प्याज गरम कर लगाती और साथ में रोती जाती। पिताजी ससुराल में विदाई कराने का संदेश भेजते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एक दिन पंडित जी को बुलाया और शुभ दिन विचरवाया। मेरा सामान बनवाया गया। पिताजी मुझे लेकर ससुराल चले गए। हम वहाँ पहुँचे। घर में मेरी सास और राजिया सास थी। ससुर जी मुकदमे की सुनवाई के लिए कचहरी गए थे और तुम्हारे बाबू ड्यूटी पर। पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। रात ढले तुम्हारे बापू लौटे। वे मुझे देखकर आपा खो बैठे। आंगन में पड़ा भैंसुल उठाया और मेरी तरफ लपके। मुझे लगा कि जीवन का अंत सामने है। आंखें भींच लीं। आजी की चीख से दिल दहल गया। मैंने आंखें खोलीं तो सामने आजी गिरी दिखी। तुम्हारे बापू हत-बिरत खड़े थे। आजी ने बीच बिचाव की कोशिश की थी और बाबू के हाथ का भैंसुल उनकी जंघा में धंस गया था। घर के बाहर भीड़ इकट्ठी होने लगी थी। सास ने चालाकी दिखाई और तुरंत बाहर जाकर लोगों को बताया कि आजी आंगन में फिसलकर भैंसुल पर गिर गईं। आजी को अस्पताल ले जाया गया। उनके अस्पताल से लौटने तक घर में सन्नाटा छाया रहा। मैं दिन भर सारे काम करती और रात में डरते हुए बिस्तर पर सिमट जाती। तुम्हारे बाबू मेरी तरफ देखते तक नहीं थे। आजी लौटी तो घर का सन्नाटा टूटा। मैंने दिन रात उनकी सेवा की और उनका दिल जीत लिया। मौका देखकर मैंने उन्हें पूरी घटना बताई। आजी समझदार थीं। उन्होंने बीती ताई विसार दे की सीख मुझे दी और तुम्हारे बाबू को भी टुकड़े टुकड़े में समझाने लगीं। असर नज़र आने लगा। अब तक देखकर मुँह फेर लेने वाले तुम्हारे बाबू मुझसे काम भर की बात करने लगे, लेकिन वे मुझे गुलाम ही समझते रहे। अब तक उनका यही व्यवहार है। तुम अपनी आंखों से देख ही रही हो। अम्मा ने मालती के चेहरे पर आंखें टिका दी और पूछ बैठी, मैं तो बस पढ़ना चाहती थी। विनय जी से मेरे गलत संबंध नहीं थे। तुम बताओ कि मैंने कोई पाप किया था? फिर क्यों हर दिन सज़ा मिलती रही? मालती जैसे जवाब देने को तैयार बैठी थी। नहीं अम्मा, तुमने कोई पाप नहीं किया था। बाबू ने तुम्हें गलत समझा। अम्मा के चेहरे पर तनाव कम होता नजर आया। लगा जैसे दिल से बोझ उतर गया हो। बात करते करते दोनों सो गईं। सुबह बार बार घंटी बजने की आवाज़ से दोनों की नींद टूटी। घड़ी पर नज़र गई, सुबह के 9 बज गए थे। मालती दौड़ गई दरवाज़ा खोलने। सामने गुस्से में लाल पीले होते बाबू खड़े थे। दिन रात हाड़ गलाए और रानी नियर रही माई बिटिया। बाबू बोलते जा रहे थे। मालती रसोई की ओर चल दी चाय का पानी चढ़ाने। हाथ मुंह धोकर बापू चौकी पर बैठ गए। अम्मा उनके सामने चाय और नमकीन रखकर जाने को मुड़ी थी कि बाबू पूछ बैठे, लड़के वालों का फ़ोन आया था? अम्मा के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। दूसरे की गलती की सज़ा पाने की नियति झेलते झेलते वह अंदर तक कमज़ोर हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से बोल पाईं। उन्होंने इनकार कर दिया। बाबू इसके लिए भी अम्मा को ही खरी खोटी सुनाते रहे, जैसे उनकी आवभगत में कोई कमी थी, जिससे लड़के वाले भड़क गए। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। मालती भी परीक्षा की तैयारी में जुट गई। सभी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। परीक्षा के बाद 3 महीने बीत गए। अब रिजल्ट का इंतज़ार था। सब ठीक था, लेकिन एक दिन बाबू ऑफिस से लौटे और घर के शांत तालाब में बड़ा सा पत्थर दे मारा। कहाँ गई करम जली? किसके साथ टाका भिड़ा है जो लड़के की बहन को शादी से इनकार करने के लिए मना कर दिया? आज मुझे लड़के के पिता मिले। मैंने इनकार की वजह पूछी तो कहने लगे, आपकी बिटिया नहीं चाहती शादी करना। कहाँ मुँह काला कर रही है? लगता है रगों में अम्मा का खून हिलोरे मार रहा है।
तभी पाप फूट रहा है। बाबू अपनी सोच की संडास फैलाते रहे। मालती चुपचाप अपने कमरे में चली गई और तकिए में मुंह दबाकर रोने लगी। बाबू की आवाज़ कानों पर हथौड़ा चला रही थी। अब मालती की शादी वहीं होगी। मैं कल उनके घर जा रहा हूँ। मुझे कोई नौटंकी नहीं चाहिए। खाना खाकर बापू पूरे दिन सोते रहे और अम्मा चुपचाप घर के काम करती रही। अगले दिन सुबह रिजल्ट का दिन था। दोपहर बाद मालती इंटरनेट कैफ़े गई और रिजल्ट सर्च करने लगी। रोल नंबर भरने के बाद कंप्यूटर की स्क्रीन पर जब तक गोला घूमता रहा, उसके पेट में बबूले उठते रहे। गोला रुकते ही जो रिजल्ट सामने आया, मालती खुशी से कूद पड़ी। वह फर्स्ट डिवीज़न पास हुई थी। इसका पेट निकलवाकर झूमते हुए घर पहुंची और अम्मा के गले से लटक गई। अम्मा, मैं फर्स्ट आई हूँ। अम्मा ने उसका हाथ पकड़ा और पूरे आंगन में गोल गोल घूमने लगीं। उसे घूमते घूमते चक्कर आने लगे, लेकिन अम्मा की खुशी पर ब्रेक लगाना नहीं चाहती थी। तभी अम्मा ने उसे सीने से चिपटा लिया। उसका दिल धौंकनी की तरह चल रहा था। अम्मा उसे चूमने लगी। अब कौन सी कला सिखा रही हो अपनी बिटिया को? बाबू की आवाज़ ने तड़ाक से उन्हें धरती पर ला पटका। अम्मा बोल भी नहीं पाई कि मैं फर्स्ट आई हूँ। मैंने हिम्मत जुटाई और रिजल्ट का प्रिंट उनके सामने कर दिया। उन्होंने जैसे बेमन से देखा और टिप्पणी कर आगे बढ़ गए। चलो, पढ़ाई बहुत हुई, अब शादी की तैयारी शुरू करो। पांडे जी से बात हो गई है, उन्होंने हाँ कर दी है। 2 महीने के अंदर शादी करना चाहते हैं। बाबू शादी की तैयारी में जुट गए। दान दहेज की व्यवस्था की जाने लगी। हलवाई टेंट वाले को बुलाया गया। सब काम बाबू ने अपने जिम्मे ले लिए थे। उन्हें अम्मा पर भरोसा नहीं था। मालती और अम्मा बस मूक दर्शक थीं। तीनों के चेहरे का रंग बदहाल हो रहा था। बाबू तैयारी में हलकान हुए जा रहे थे। अम्मा अपनी बिटिया की सलामती की चिंता में घुली जा रही थी और मालती को अनजाना भय डस रहा था। आगे पढ़ने के सपने मिट्टी में मिलते दिख रहे थे। शादी में बस 1 महीना बाकी रह गया था। बाबू किसी ट्रेन के साथ शाम को ही निकल गए थे। मालती और उसकी अम्मा 9 बजे ही खाना खाकर सोने चली गईं। मालती की आंखें खुलीं तो अम्मा सिरहाने बैठकर सिर सहलाते मिलीं। वह उठ बैठी। अम्मा, तुम अभी तक सोई नहीं? मालती की सवाल पर अम्मा चुप रहीं। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। अम्मा यंत्रवत उठीं और एक नया ब्रीफकेस उठा लाईं। बिस्तर पर रखकर उसे खोला और मालती के कपड़े उसमें रखने लगीं। मालती हतप्रभ देख रही थी। पूरा ब्रीफकेस भर गया था। अम्मा उसकी ओर घूमीं और बोलीं, अपनी ज़रूरत का जो सामान रखना चाहो रख लो, तुम्हें अभी जाना है। बोलकर अम्मा अपना बक्सा खोलने लगीं। बक्से से धानी साड़ी निकाली और मालती के हाथ पर रख दी। बिटिया, मैं तो ये साड़ी पहनकर कॉलेज नहीं जा पाई, लेकिन तुम मेरा और अपना सपना पूरा करोगी। मेरी बचपन की सहेली दिल्ली में रहती है, उसके पास तुम्हें जाना है। वह एडमिशन में मदद करेगी। मालती हतप्रभ थी। डरी सहमी अम्मा में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? अम्मा, तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊंगी? मुझे न पाकर बाबू तुम्हें मार डालेंगे। मालती बोलते हुए रोने लगी। अम्मा ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछे। मैं तो उसी दिन ही मर गई थी जब तुम्हारे बाबू ने मुझ पर अविश्वास किया था। अब और जीना नहीं चाहती हूँ। तुम जाओ और पीछे मुड़कर नहीं देखना। पढ़कर अपने पैर पर खड़ी हो जाना। समझ लेना तुम्हारी अम्मा की अंतिम इच्छा पूरी हो गई। अम्मा ब्रीफकेस लिए बाहर के दरवाजे की ओर चल दी। पीछे पीछे मालती बढ़ चली। दरवाज़ा पार कर वह सड़क तक पहुंची और पैदल चलने लगी। थोड़ी दूर पर बस स्टैंड पहुंचकर ही रुकी। दिल्ली जाने वाली बस पर बैठाकर उन्होंने मालती का माथा चूम लिया और बुदबुदाने लगी, विनय जी, आपकी इच्छा पूरी हुई। अम्मा बस से उतरी और बिना पीछे मुड़े सीधे घर की ओर चल दी। मालती ने बस की खिड़की का शीशा खिसकाया। बाहर से आती हवा उसे अंदर तक ठंडक पहुंचाने लगी। दूर अम्मा जाते हुए नजर आ रही थीं। मालती मुस्कुराई और उसके होंठ फड़क उठे। अम्मा, तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी होगी।